वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मरीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन हज़रात, आज जुम्मतुल मुबारक है और आज के दिन मुल्क भर में मजहबी इज्तिमात होंगे। एक कोशिश हमारी दरख्वास्त है कि ये कीजिएगा कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। गो के कहने में तो यही आ रहा है कि जी वबा का ज़ोर टूट गया है और जो है हम ख़तरे से निकल आए हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। तो कोशिश करें कि ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ चलें। बिल्कुल। और अब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, ये न्यू नॉर्मल है। इसको अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसे शामिल कर लें जैसे आपको कोई फैमिली मेम्बर और आपने इसका ख्याल रखना है। कल के दिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं शफात और मौलाना फजल रहमान। हम एपीसी के हवाले से बात कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान ने कल एक ऑलरेडी एपीसी बुला भी ली। अभी तो पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे थे, लेकिन फजल रहमान साहब ने बाजी नहीं ली। फजल रहमान साहब अगेन टेकिंग द लीड। कल हमने शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछा भी था कि जी ऐसा तो नहीं होगा कि फजल रहमान साहब आपको बुलाएं और आप लोग आए बजे पीछे से। उन्होंने कहा नहीं जी, अब ऐसा नहीं होगा और अब वो अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने पिछले धरने की जिम्मेदारी बहरहाल फजल रहमान साहब पर डाली। इस हवाले से भी जरा आगे चल के बात करेंगे। तो क्या करें जनाब? सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। बिजली की अजियतनाक लोड शेडिंग पर कराची के स्टेक होल्डर सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी आज शहर में 100 से ज्यादा मकामात पर, जबकि MQM मंगल को पार्लियामेंट के बाहर धरना देगी। मसले के हल के लिए वजीर आजम की असद उमर, शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध को इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात की हिदायत। एक अंडा नहीं माइनस ऑल की बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान का नए इलेक्शन का मुतालबा। APC में MQM के वफ्द की शिरकत, मगर मुत्तहिदा ने करारदाद पर दस्तखत से गुरेज किया। अमरीका ने PIA की परवाजों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। PIA का खुसूसी इजाजतनामा मनसूख, वजह पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दिया जाना है। और अभी आपने जानी कि हेडलाइंस क्या हैं, टॉप स्टोरीज क्या हैं। कराची में लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है और इस हवाले से हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो आके धरना दे रही हैं, लेकिन अलग-अलग अपनी कैपेसिटी में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े शहर के अवाम को बदतरीन लोड शेडिंग की सजा देने के बाद वफाकी हुकूमत से सस्ती गैस का तोहफा हासिल करने में फाइनली कामयाब हो गई है। जी जनाब, और बड़ा सिंपल सा फार्मूला ढूंढा गया है कि CNG स्टेशन को बंद किया जाएगा, सनतों की गैस रोकी जाएगी और वो गैस के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। हुकूमत सनतें बंद करना चाहती है तो बता दें। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान फारूक एडवोकेट साहब, जिन्होंने अवामी फलाह के मकसद से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में मुख्तलिफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो शिकायत लेकर अदालत में गए हैं उनकी क्या नोयत है और के इलेक्ट्रिक का उन पर क्या रद्द-ए-अमल है? हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हम गुफ्तगू कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उस्मान फारूक साहब, जिन्होंने फलाह के मकसद से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत में मुख्तलिफ दरखास्तें भी दायर कर रखी हैं। आपको मालूम है कि कराची में क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से। शफात, 10 से 12 घंटे की जो लोड शेडिंग है ये बढ़ती जा रही है। डिफेंस और क्लिफ्टन के कुछ इलाकों में वो जो दोपहर 3 बजे भी जो लाइट जाती थी, अब वो जो लोड शेडिंग का टाइम था वो भी लाइट नहीं जा रही, लोड शेडिंग नहीं हो रही। लेकिन बाकी तमाम तर इलाकों में जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कल जैसे हमारे नुमाइंदे ये भी कह रहे थे ना कि जैसे अगर 4 घंटे के लिए भी लाइट आ जाती तो लोग वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं कि लाइट आ रही है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जनाब। तो दफ़ा फिर कोशिश करते हैं उस्मान फारूक साहब जो कि एडवोकेट हैं, जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं, उनको शामिल करते हैं। जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा में वक्त देने के लिए। उस्मान साहब, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरखास्तें लेके गए हुए हैं अदालत में, क्या नोयत है इन दरखास्तों की और रिस्पांस क्या है? सर जी, आपने देखा होगा कि पिछले साल जिस तरह बारिशें हुई और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 8-10 सालों से ऐसा लगता है कि के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस मिल गया है कि जब भी बारिशें होती हैं उसके अंदर कत्लो गारतगिरी कर दी जाती है और कोई पोल से मर रहा होता है, कोई तार टूट रहे होते हैं और दूसरे अंदाज में इस तरह से जो है अमवात हो रही होती हैं। और जब इस बात की शिकायत भी की जाती है कि भाई आपके पोल के अंदर ये मसाइल हैं और इसकी कंप्लेन तक की गई हैं, ये शिकायतें वगैरह सब दर्ज करने के बावजूद भी
कि इलेक्ट्रिक का रवैया इंतहाई जो है अफसोसनाक होता है, और उनको इस बात से शायद सरोकार ही नहीं है कि कोई मरता है, जीता है, किसी के साथ कुछ भी होता है। उनको तो इस बात की फिक्र है कि किस तरीके से जो है दो जमाओं की तरह जो है पैसे बढ़ाए जा सकते हो, अपने ताल्लुकात को उस्तवार किया जा सकता हो। और हुकूमत से उन्होंने बहुत ही शायद बहुत अच्छे अंदाज से कोई ऐसी डीलिंग कर रखी है, और हर हुकूमत के साथ उनका मामला बहुत बेहतर अंदाज से होता है। और हम ये देखते हैं कि जिस तरह ऐसे भी लोग थे कि जो 9 साल बाद जो खातून है, जो मेरे मतलब जो है हम डैमेजेस के अंदर हैं कि 9 साल बाद बच्चा पैदा होता है और उस 9 साल बाद उस बेचारे का इंतकाल होता है और वो वाहिद सहारा होता है। और इस बात का KLFT को कोई फिक्र नहीं है कि एक वाहिद सहारा भी छिन गया। अच्छा, और फिर हम ये उस्मान देखते हैं साहब ये कहिएगा, पिछले साल भी हमने देखा कि जब बरसात हुई थी तो उसके करंट लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी और ये मामला भी अदालत में गया था, तो उसमें कुछ हुआ, कुछ पेशरफ्त हुई? जी, उसमें अभी फिलहाल तो जो है KLFT ने उसमें जवाब जमा कराया, और जवाब भी जो उसने जमा कराया तो उसने मतलब ये कहा कि ये जो है खुदा की तरफ से जो है ये सारे मामलात हैं। हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ मामलात कराची शहर के अंदर होते हैं, और जो दीगर शहर हैं, जो लाहौर है, जो पिंडी है, जो और बहुत सारे मतलब छोटे बड़े जगह हैं, वहाँ पर इस तरह के वाकयात नहीं होते। और ये अमवात होती है तो सिर्फ कराची के अंदर होते हैं। उसके अंदर जो है नेपरा ने भी रिपोर्ट जमा करवाई, और नेपरा की रिपोर्ट में इस बात पर उसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि ये सारे जो भी वाकयात हुए हैं इसमें KLFT ही जिम्मेदार है। उसके बावजूद भी जो है KLFT ने ना तो किसी को जो है कंपनसेट करने की कोशिश की, हर्जाना दिया, ना जो है किसी फैमिली की जो है दादरसी की, बल्कि वो उसी तरीके से जो है वो सारे मामला उनके चल रहे हैं, और उनको इस बात के उससे कोई सरोकार नहीं है कि किसी सहारा छिन जाए, कोई मर जाए, कोई किसी भी अंदाज में चीजें चले आए। हमारे केस जो है पेंडिंग है, जिसके अंदर कुछ पे जवाबात आ भी गए हैं, कुछ पे चल रहे हैं। उस्मान साहब, और हमें आप अकेले हैं या आपके साथ बाकी भी एडवोकेट शामिल है, या फिर आप अकेले ही केस लड़ रहे हैं? वैसे तो खैर मेरे पास जो केसेस है वो मैं ही मतलब उसको लेकर चल रहा हूँ, और बाकी जो है और भी एडवोकेट्स हैं जिन्होंने जो है मतलब मुख्तलिफ अंदाज से जो है पिटीशन दाखिल की हुई है KLFT के खिलाफ भी, लेकिन मेरी जो पिटीशन है वो जिसमें डैमेजेस वगैरह है उसके अंदर मैं ही हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने जो दरखास्तें दायर कर रखी हैं अदालत में, इनके ऊपर जो जवाबात आए हैं, जो आपने कहा कुछ दरखास्तों पर जवाब मिला है, तो वो ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो अदालत में जमा कराया गया जवाब होता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो क्या आपने उसको एक्सेस किया है? क्या जवाब आया है उसका? जी, मैंने आपको बताया ना कि उसके अंदर एक तो जो एक आपको पता है कि कराची शहर के ये जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भाई की तरफ से भी मैंने जो एक दरख्वास्त दायर की थी, तो उसके अंदर जो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये जो स्टेक होल्डर नहीं है कराची के, ये जो है मतलब इनका गिरवांस नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक तो ये इसका जवाब दिया, और ये कहा कि जो सारे वाकयात हुए हैं इसमें कहीं पे जो उन्होंने KMC को जिम्मेदार ठहराया कि उनके पोल वगैरह के जो है उन्होंने जो इसका सिस्टम ठीक से नहीं रखा हुआ, और कहीं उन्होंने ये कहा कि जो है ये सारे जो वाकयात हुए ये अल्लाह ताला की तरफ से हुए हैं, और ये बहुत तेज बारिश हुई है इसके अंदर। यानी कि अगर तारों का प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है, प्रॉपर अर्थिंग नहीं की गई, और बिजली की तारें कहीं लटक रही हैं, और मुसलसल हमने अपने आसपास के इलाकों में भी देखा कि गुच्छे के गुच्छे लटक रहे होते हैं, उनकी वजह से बरसात में करंट आ जाए, लोग मर जाएं, तो ये KMC का उसमें कसूर हो सकता है, ये नेचुरल डेथ हो सकती है। लेकिन जिनकी तारें लटक रही हैं, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक, उनका जिम्मा इसमें कुछ भी नहीं है। मोहतरमा, इसमें मसला ये है कि जो अर्थ वायर KEC के दौर के अंदर होते थे, जो पोल के अंदर लगाए जाते थे, कि जो करंट का जो है बाकायदा इंतजाम करते थे कि किसी को उससे वो अर्थ वायर जो है वो करंट खींच ले, इसी तरीके से जो है गार्ड वायर होता था कि जो कोई तार टूटे या डिस्कनेक्ट हो तो किसी के ऊपर ना गिरे। और इसी तरह इन्होंने जो तार की क्वालिटी है कि जो तांबे के तार लगे हुए थे वो सारे तांबे के तार इन्होंने खत्म कर दिए। अच्छा, मेरी पिटीशन के नतीजे में ये जरूर इन्होंने किया कि कुछ मेरे पास उसके फुटेजेस वगैरह भी हैं कि उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि गार्ड वायर और इसका जो है अर्थ वायर का कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, लेकिन वो इंतहाई नाकिस और बोसीदा है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। उसके बावजूद भी जो है इसी तरीके से जो है सारे मामलात हैं। इन्होंने सारे जो है चीजें जो भी एक तो सबसे पहले जो अहम जरूरत है वो ये ग्राउंडिंग का बहरहाल अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मान फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इसके साथ एक और भी बड़ा मसला है, और वो है जो न सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में ये मसला है, और वो है कि जनाब जो खंभों के ऊपर जो दीगर तजावुज़ात होती हैं वो बहुत ज़्यादा मसला बनता है उनका बारिश के दौरान, जब वो लटक जाती हैं, वो इंटरनेट वायर्स हों, वो कोई भी केबल्स हों, वो जो लटक रही होती हैं। तो आप देखिए कई शहरों में ये मामला ज़रूर होता है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कुंडे जो लगाए जाते हैं वो घरों के गेटों में
करंट का सबब बनते हैं। बिल्कुल शफात, आपने बिल्कुल वाज़ेह कि इसमें कुंडा सिस्टम का भी आ जाता है। खैर अभी आपको पता है कि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और कराची वालों की लोड शेडिंग से भी जान छूट नहीं पा रही। 10 से 12 घंटे की अज़ियतनाक जो लोड शेडिंग है वो लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मामले का नोटिस भी ले लिया। अलबत्ता MQM और तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी भी इसी इदारे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ाकर अब फाइनली मैदान में आ गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मेराजुल हुदा साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मेराज साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मेराज साहब पहले तो ये बताइएगा कि जमात इस्लामी अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बाज़ाब्ता धरना शुरू कर रही है, क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या लाएअमल है? देखिए, बुनियादी तौर पर शहर कराची के अंदर जिस तरीके से लोड शेडिंग जा रही है, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और ये बिजली का मसला हल होने में नहीं आ रहा। शहर कराची जो पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, शहर कराची जो पाकिस्तान की मुआशी शहरक है, लेकिन सारी हुकूमतों ने वो जो इक़्तिदार के अंदर गुज़िश्ता 10-15 साल से रहे हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती की है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई और हकीकतन के इलेक्ट्रिक ने कराची के अवाम को फांसी पे लटकाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से मसाइल का हल होना इंतहाई अहम है और जमात इस्लामी ने इसीलिए कराची के अवाम की वकालत करते हुए इस धरने का और एहतजाज का ऐलान किया है। हम पहले भी करते रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची के अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए मैदान के अंदर निकलेंगे और इसमें किसी तरह भी कोई पसपाई अख्तियार नहीं करें। अच्छा मेराज साहब, आप भी कराची के अवाम की फलाह के लिए, कराची के अवाम की भलाई के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आप लोग आगे निकल के धरना दे रहे हैं और 100 से ज़्यादा मकामात पे आप धरना दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया, MQM पाकिस्तान भी जो है वो मंगल को धरना देने जा रही है, आप आज से धरना दे रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता अगर आप लोग मिल के कलेक्टिवली एहतजाज करते या धरना देते तो शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट होता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी जमातें आज बात कर रही हैं हमारे अलावा, तो उनके बारे में हम सब जानते हैं कि आरिफ नकवी साहब को जब अदालत सज़ा सुनाती है तो वो किसका नंबर देते हैं कि हमें जो है आप हमारे पैसे इनसे वसूल कर सकते हैं, और कौन कौन सी हुकूमतें के जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व रही हैं, कौन साहब किसका नंबर देते हैं, किसका नंबर देते हैं वो, ये जरा बताइए। ये किसका नंबर देते हैं आरिफ नकवी साहब जब उनको सजा सुनाई जाती है? जनाबे वाला, ये तो सबके सामने है कि वो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद एक हुक्मरान पार्टी के कायद का नंबर देते हैं और पूरे तरीके से ये बात सबके सामने कि उनकी तस्वीरें उनके साथ मौजूद हैं, वो मीटिंग्स में उनके साथ शरीक हैं और आज भी वही अबराज ग्रुप है और आरिफ नकवी हैं कि जिनसे ताल्लुकात की वजह से शहर कराची के अवाम को का बलिदान किया जा रहा है। अच्छा मेराजुल हुदा साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि धरना करके, मुजाहरा करके, एक प्रेशर डाल के इलेक्ट्रिक का मसला हल कराया जाता है, जा सकता है? आपको लगता है ऐसा? मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान का नायब अमीर माजरत चाहूंगा जमात इस्लामी पाकिस्तान ये चाहूँगा जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी असल में अपनी जगह अहम है। हम ये आज पहले दिन कराची के अवाम के लिए मैदान में नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त कोई यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, जमात इस्लामी थी जो मैदान के अंदर खड़ी हुई थी। हमें मालूम है कौन कौन सी पार्टियां उसको खरीदने में, बेचने के अंदर मुलव्विस थी। और जब दरमियान में किसी वक्त भी कोई मसला हुआ है तो कोर्टों के अंदर भी हम गए, कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया है और अवाम के लिए एहतजाज का हर जमहूरी तरीका हमने अख्तियार किया है, आज तक भी किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। तो बाकी दूसरे तमाम लोग ऐसे जरूर हैं कि जो इस वक्त आ गए, लेकिन हमें मालूम है
कि उनको कानूनी मसला हल रास्ता नहीं इख्तियार करवाना कर है। रहे हैं। मिराजुल हुदा साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमारे साथ इस वक्त मौजूद। शुक्रिया मिराजुल हुदा साहब हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, ये तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में आ गई हैं, वो धरना दे रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब आवाम को एक और मसला दरपेश है, वो है महंगाई का, क्योंकि महंगाई का जन काबू से बिल्कुल बाहर हो गया है। आपको पता है कि आगे ईद उल अज़हा आने वाली है और जब भी बकरा ईद आने वाली होती है उससे पहले हम हमेशा शफात देखते हैं कि सब्जियों की कीमत, खुसूसी तौर पर टमाटर, प्याज और जो आलू की कीमत है ये आसमान को छूने लग जाती है। जी जनाब, लेसन मैंने 2-3 दिन पहले मुझे ज़रा ग्रोसरी करने का इत्तेफाक हुआ, तो जो लहसुन की कीमत है वो 320 रुपये फ़ी किलो है, और जो छिला हुआ लहसुन है जो कि जिसकी फांकें कटी हुई होती हैं वो 100 रुपये फ़ी पाव, यानी कि तकरीबन 400 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है। ये वो अज्जा हैं जो कि हर खाने में डलते हैं, लहसुन, अदरक, और अब जो आगे मामला आने वाला है टमाटर और आगे बकरा ईद तैयार, गोश्त कैसे पक सकता है जनाब लहसुन और अदरक के बगैर। तो ये आसमान से को छूती हुई जो महंगाई है वो गरीब आदमी कैसे सरवाइव करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। हर रोज एक नया माफिया अवाम का खून चूसने निकल पड़ता है। चंद रोज कबल तक टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा था। माफिया सरगर्म हुआ तो कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। ये 10 दिन के बाद और महंगा हो जाएगा ना, ईद आ रही है ना। गुजारा तो भाई बहुत मुश्किल से, काम धंधा है नहीं और सब्जियां हर चीज महंगी हो रही है। आलू की कीमत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। स्टोर वाला पुराना आलू 60 से 70 रुपए फी किलो, जबकि नए आलू की कीमत 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। लोग स्टॉक कर लेते हैं पहले, और फिर बाद में जब महंगी चीज़ें होने लगती हैं तब निकालते हैं हम अपने चीज़ों से, अपने स्टॉक से बाहर। मैं समझता हूँ इसी सरीहन हुक्मरानों की नाअहली है कि महंगाई जो है किसी तरह से कंट्रोल में नहीं हो रही, खा वो पेट्रोल की शक्ल में हो, खा वो चीनी की शक्ल में हो। गरीब आवाम का कहना है कि हुकूमत टमाटर, आलू समेत किसी चीज की कीमत का नोटिस ना ले। आवाम खुद ही खरीदना छोड़ देंगी तो कीमतें मुंह के बल गिरेंगी। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। अभी आलू, प्याज, टमाटर, तमाम तो चीज़ें महंगी हो गई हैं। चले अगर आप सालन ना बनाएं तो गरीब आदमी किस पे गुजारा करेगा? रोटी पे। अब वो रोटी पे भी गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि नान भाइयों ने रोटी की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दिया है। फाइनली जब आटे की प्राइस पर नोटिस लिया गया तो आटे की कीमत तो कम हो गई है, लेकिन जो तंदूर मालिकान है उन्होंने रोटी और नान की कीमत जो है ये कम नहीं की। आटे की कीमत कम हो गई नोटिस के बाद? नोटिस, हाँ। ये कैसे? अभी तो खैर बिजली की वो के इलेक्ट्रिक भी खैर लोड शेडिंग भी नोटिस लिया, तो आगे देखते बड़ा मुश्किल हो गया वैसे। खैर जनाब, नान भाइयों ने जो है वो एक इजाफा कर दिया है रोटी और नान की कीमत में। अच्छा, ये रोटी और नान मतलब एक नान जो है वो खमीरी आटा खमीर किया गया होता है, और जो रोटी होती है वो नॉर्मल जो फ्रेश आटा की रोटी, बिल्कुल। हाँ। जी जनाब, ये खैर लाहौर से बाहर वालों के लिए एक बड़ी अजीब सी, खैर पंजाब से बाहर वालों के लिए एक बड़ी अजीब सी बात होती है, लेकिन बहरहाल ये तंदूर वालों ने, नान भाइयों ने ये इजाफा कर दिया है, और अब जनाब वो तंदूर पे जो रोटी है उसकी कीमत कम करने का नाम नहीं ले रहे। रुपये की रोटी मिलती है, 16,000 मेरी तनख्वाह है और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो रोटी एक मैंने 3 खानी थी और मैंने 2 खरीदी हैं पैसों की वजह से। अपनी मर्जी कर रहे हैं, कोई इनको मतलब पूछने वाला नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मतलब जो इनके ज़िम्मेदार हैं, जो इंतजामिया है, इनके खिलाफ एक्शन लें। जो रेट्स हुकूमत ने तय किए हैं उस रेट्स के ऊपर ये आप क्यों नहीं दे रहे? सस्ती रोटी नहीं मिल रही हमें। अच्छा, ये भी तुम हम देखें कि जो अच्छी क्लास के लोग हैं ना वो सब रो रहे हैं, मिडिल क्लास भी बहुत ज़्यादा रो रही है, और गरीब आदमी को शफात रोटी की इकसाम नहीं पता होती कि कौन सी मदनी रोटी है, कौन सी लाल आटे की रोटी है, कौन सी खमीरी रोटी है, कौन सी चपाती है, कौन सी फरमाइशी चपाती है, उसको कुछ नहीं पता। उस बेचारे ने अपना पेट भरना है, और अगर वो भी उसको महंगी मिलने लग जाए या वो भी उसके दस्तरस से बाहर रह जाए तो गरीब तो हमारे फाके कर करके मर जाएंगे। एग्जैक्टली जी, कहते ना गोशत से रोटी खानी थी घर पैसे होते, फिर वड्डी ईद मनानी थी घर पैसे होते। पैसे तो है नहीं गरीब के पास, और ईद आने वाली है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PIA की। PIA की परवाज़ों पर अब यूरोप और बरतानिया के बाद अमेरिका में भी PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बताते चलें कि तर्जुमान PIA ने इजाज़तनामे की मनसूखी की तस्दीक करते हुए बताया कि PIA में इस्लाहाती अमल जारी है। अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के खदशात जल्द दूर कर दिए जाएंगे। उम्मीद है इस्लाहात से अमरीकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को मुतमईन कर लेंगे। अमरीका के लिए बराह रास्त खुसूसी परवाज़ों की इजाज़त दी गई थी।
खुसूसी परवाज़ों को बाद में मुकम्मल ऑपरेशन में तब्दील होना था। इजाज़तनामे की मनसूखी के बाद नए सिरे से इक़दाम कर लिए गए हैं। और जैसे यूरोप के बाद अब अमेरिका ने भी API पर पाबंदी लगा दी है, तो अब ये देखेंगे कि कितना नुकसान इसकी वजह से इस कौमी इदारे को बेयर करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अपोजिशन की बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस करवाने की मुशावरत जारी थी कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कराची में एक और APC मुनक्किद करा दी और उन्होंने इसमें नए इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि 2018 के जो इलेक्शन से वो फ्रॉड थे और मरकज में भी APC बुलाएंगे। को जो 2018 बहुत बड़ा फ्रॉड समझते हैं। आज गली कूचे में बच्चे की ज़बान पर यह है ये लोग जाली किस्म के हुक्मरान हैं। एक अंडे को निकालने से कुछ नहीं होगा, पूरा टोकरा खराब है जी। माइनस आल की बात करें, मजीद कितना इस मुल्क को तबाह करना है। 5 साल पूरे करने का माना यह है कि आप पूरी कौम को बद्दुआ दे रहे हैं। शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएं। मौलाना फजल रहमान इस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान की भी शरीक हुई। आखिर में मुल्क के नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया तो MQM ने इस करारदाद की हिमायत नहीं की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने JUI APC पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस APC में तमाम करप्शन ज़दा लीडरों की दिल की आवाज़ है। एक बार फिर चार्टर ऑफ करप्शन मुत्तहिदा अपोजिशन की ख्वाहिश है। करप्शन बचाने के लिए ये एक दूसरे के पांव भी पड़ेंगे। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। इसी वाले से बात करने के लिए कोशिश करते हैं कि MQM पाकिस्तान का हम इस हवाले से मौक़िफ़ जान सकें, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है और हुकूमत की इत्तेहादी होते हुए उन्होंने APC में शिरकत की और मुख्तलिफ सियासी जमातों की आपस में मुलाकात होती रहती है। लेकिन जो मौलाना फजल रहमान साहब की दावत पे उन्होंने शिरकत भी की और फिर उसके बाद जो उन्होंने स्पेशली नए इंतखाबात कराने का जब एकदम से ऐलान किया, उन्होंने बोला कि जी कहा कि 2018 के जो इलेक्शन हैं वो फ्रॉड थे, तो इसमें उनका मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो वहाँ पर आप देखिए इस वक्त तमाम अपोजिशन पार्टीज जो है, चाहे वो नून लीग हो, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो बात करते हैं 2018 के इंतखाबात से। आप पीपल्स पार्टी को देखें, वो कोई और बात करने को तैयार नहीं है सिवाय इसके कि आप 2018 के इलेक्शन के बाद से बात करें। और अब JUI भी इस हवाले से यही बात करी। उन्होंने पिछले साल धरने में भी यही बात कही कि ये जो इंतखाबात थे इसके ऊपर सवालिया निशान है। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात में के हवाले से क्या दरखास्तें गई हैं, कितने हल्के खोलने का मुतालबा किया गया, कितने बैलेट्स खोलें, इस हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन में जो दरखास्तें गई हैं उन पे हमने कोई फैसला नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं जनाब, सईद साहब का जिक्र करते हैं। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक रोजाना बातें होती थी, सुबह शाम प्लेटलेट्स की खबरें चलती थी, कहा जाता था कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। और साथ में उनका ये भी कहना था कि आज नवाज शरीफ की तबीयत देख लें और गारंटी भी देख लें कि किसने दी गारंटी। TT स्कैंडल में मुलव्वस शख्स नवाज शरीफ का जमानती बना था। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सुबह शाम प्लेटलेट्स गिर गए, यहाँ तक पहुंच गए। 1 घंटे में अगर हुकूमत ने नहीं किया तो बंदा मर जाएगा, हुकूमत के ऊपर इसके हाथों पे इसका खून होगा और पता नहीं किस किस्म के वो प्लेटलेट्स के अपडेट कौन देता था? डॉक्टर्स होते हैं, बाकी कोई पैनल होता है, लेकिन माहौल किस तरह था। अब जरा वो दिन 1-2 हफ्ते याद कराए कि अगर नहीं हुआ आपने गारंटी देनी है, इमरान खान इसका जिम्मेदार होगा। क्या हुआ है, एक कन्वेक्टेड मुजरिम की बात हो रही है, गारंटर बन रहा है एक TT स्कैंडल में, जो कि कह रहा है कि मैं बेंसों का दूध बेच के अपना गुजारा करता हूं और बेंसों की दूध के बाद अब आ गया मुर्गी और अंडों पे। सवाल ये कि प्लेटलेट्स पे अब हुकूमत ने कोई फॉलो अप किया, क्योंकि जो गारंटी दी गई थी वो शहबाज शरीफ साहब ने और पंजाब हुकूमत ने फॉलो अप करना था। वो पहले वो आए थे, वो कमांडर सेफगार्ड बन के कि कोरोना का मुकाबला करना है। जैसे हमने सवाल किया पार्लियामेंट में, मैंने बात की, मैंने कहा कि वो हमारे एक अपोजिशन लीडर भी हुआ करते हैं, वो कहाँ पे खबर चली कि उनको कोरोना हो गया है, तो अब उनको कोरोना है तो अब जब बंदा बीमार होता है तो आप सवाल नहीं कर सकते, वरना फिर आपके खिलाफ एक कंपेन शुरू हो जाती है कि बीमार के बारे में ये कहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा साहब ये कहते हैं कि मरियम नवाज यकीनी तौर पर मजबूत पोजीशन रखती होंगी, लेकिन ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से हैं, उनसे राब्ते में हैं और नून लीग को काबू कर रहे हैं, ना उसकी ज़रूरत है। उनको काबू कर नहीं रहे,
नाम काबू कर सकते हैं, नाम काबू करने वाले कोई और होंगे। हम तो एक अपनी सियासी तजवीज़ दे सकते हैं और मुस्लिम लीग आज़ाद है, हमारी राय के साथ चले या अपनी आज़ादाना राय लेके चले या अपना एजेंडा अगर वो लेके चलना चाहते हैं तो उनको कोई पाबंदी तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो मुस्लिम लीग के सदर हैं और हमें उन्हीं से रब्ता करना है। पार्लियामान के अंदर वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ना ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं उनको इग्नोर करूं, ना वो इग्नोर हो सकती है। वो बड़ी ताकतवर लीडर है अपनी जमात की और मुसम्मम लीडर है अपनी जमात की। यकीनन मरियम बीबी क्योंकि इस वक्त बिल्कुल मंजर से खुद ही हटी हुई है, उनको मंजर पे आना चाहिए, उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, लेकिन मुझे कहने का हक तो नहीं है ना। वो अगर एक्टिव होंगी तो उनसे भी रास्ते कर लेंगे। मदिया, सवाल ये पैदा होता है कि मुराद सईद साहब और इससे पहले फवाद चौधरी साहब भी नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। इज इट एन अटेम्प्ट कि जो पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि खुद उनका महकमा सेहत जो था वो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स मॉनिटर कर रहा था, उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, आर दे ट्राइंग टू थ्रो समवन अंडर द बस? आपको लगता है ऐसा? ये शफात बात आपने बिल्कुल सही रेस की है। अब देखिए, लेकिन जो पूरा बोर्ड बैठा था डॉक्टर्स में, उसमें खुद शौकत खानम के भी बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो थे वो शामिल थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से जैसे जैसे हमें खबरें आती थी हम आपको भी अपडेट करते थे और हम आपको वही चीज़ें अपडेट करते थे जो कि हम तक पहुँच होती थी डॉक्टर्स के थ्रू। इसलिए अब ये काफ़ी ज़्यादा मुअम्मा बन चुका हुआ है कि एग्जैक्टली अगर, क्योंकि हमने जैसे फवाद चौधरी साहब हमारे शो में भी आ चुके हैं और हमने से बात भी की थी कि देखिए जी खुद यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वज़ीर सेहत हैं, वो आके टेलीविजन पे रोज आके बता रही होती थी कि आज उनका प्लेटलेट्स इतने गिर गए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि जिस लेवल पे टेस्टिंग हो रही थी हो सकता है वहाँ पे कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ को खुद कबूल करनी चाहिए। ये हुक्मरान जमात है और इनको मेरे ख्याल में अब ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि आप अपनी गलतियाँ किसी दूसरे के सर डाल दें और उसके बाद खुद बरी ज़िम्मा हो जाए। आगे बढ़ते हैं जनाब, और एक बड़ा अहम केस काजी फायज़ ईसा साहब, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया के हवाले से सरीना ईसा ने FBI में पेश होकर अपना जवाब दाखिल कराया है और अंदरूनी कहानी के मुताबिक सरीना ईसा ने तमाम रिकॉर्ड और मनी ट्रेल की तफसीलात FBI में जमा करा दी। साथ में लंदन प्रॉपर्टी पर 2 दर्जन के करीब सवालात उनसे पूछे गए थे, जिसमें सरीना ईसा का कहना था कि लंदन में जो उनकी जायदादें हैं उस पर बच्चे अपना जवाब खुद देंगे, इसका उनके शौहर से कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी आपको बताएं कि जामिया कराची के क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में एक हो गया है क्राइम और इस क्राइम सीन में चोर दफ्तर से अहम दस्तावेज समेत प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स और साथ में रिजल्ट भी जो हैं वो अपने साथ ले गए। और जामिया कराची कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल की पेश नज़र से आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से बंद है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चोर शोबा जुर्मियात या क्रिमिनोलॉजी के मरकज़ी दरवाजे का ताला तोड़कर डिपार्टमेंट में दाखिल हुए और मकालाजात यानी कि थीसिस और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के साथ साथ जो इम्तहानी नताइज थे और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स थे वो चुरा कर साथ ले गए। सवाल से मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शोबा क्रिमिनोलॉजी के सरबरा जनाब ग़ुलाम मोहम्मद बरफ साहब, उनको शामिल गुफ्ते। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये कंप्यूटर और प्रोजेक्टर्स की तो समझ में आती है कि चले ये तो चोरी हुए होंगे, ये रिजल्ट्स, अटेंडेंस शीट्स और थीसिस क्यों लेके गए वो साथ में? सर ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो 8 जुलाई को पेश आया था, 8 जुलाई वेडनेसडे को। इसमें अभी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं, कुछ चीज़ें हमारी अटेंडेंस शीट्स हैं। अब ये आई डोंट नो ये जो एक्सटॉर्शन कैटेगरी तरह के लोग हैं पता नहीं क्या चाहते हैं। इससे पहले भी इस तरह के मतलब कुछ चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट में हुई थी, लेकिन बाद में वो चीज़ें किसी न किसी तरह से सॉल्व हो गई थी। लेकिन अब ये तकरीबन 2 दिन हो गए हैं, मेरे दरवाजे टूटे हुए हैं, वो वहाँ के ताले तोड़े गए हैं और आई डोंट नो मेरे गैर मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। मुझे काफी देर के बाद पता चला वहाँ के जो कैंपस ऑफिसर है मोहित खान साहब, और वहाँ के आपके डिपार्टमेंट में चोर घुस के अब जरूरी चीजें सारी ले जाते हैं, आपकी अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा वहाँ पर होती है, उसके साथ वहाँ पे कैमरास भी लगे होते हैं जो कि प्रॉपर CCTV कैमरास होते हैं, कोई निशानदेही नहीं हो सकी और कैसे मुमकिन हुआ ये सब कुछ? देखिए अभी ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल अभी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है कोई चीज़ें अभी चीज़ें प्रोसेस में हैं। तो अब यहाँ एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी में ऐसा इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है कि डिपार्टमेंट में कैमरे वगैरह नहीं है, तो उसमें तो हमें नहीं पता चल सका। लेकिन बहरहाल चीज़ें अभी चल रही हैं, अंडर प्रोसेस हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला होपफुली
चीज़ें प्रोसेस में हैं। मेरे जो अथॉरिटी से जो कंसर्न अथॉरिटी मैंने उनको एक एप्लीकेशन दे दी है। अब वो तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वही आगे इस प्रोसेस को देखते हैं क्या करते हैं वो। प्लीज़ बुरफा साहब ये बताइएगा कि हर डिपार्टमेंट में कैमरे लगे हुए होते हैं, तो क्या सीसीटीवी रिकॉर्ड कोई है ऐसा या कैमरे नहीं थे? नहीं, हमारे यहाँ सॉरी तो कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए क्रिमिनोलॉजी में, हर डिपार्टमेंट में नहीं होते, बाज़ जगहों पे होंगे यकीनन, लेकिन क्रिमिनोलॉजी में कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए जनाब। तो मेन एंट्रेंस पे तो बहरहाल कैमरे मौजूद हैं और वो तो लगे रहते हैं, तो क्या क्योंकि आजकल तातीलात हैं तो ये कुछ पता चल पाया? इन्वेस्टिगेशन की जाए तो यकीनन लॉकडाउन है और बहुत कम ही लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं, और जो आए होंगे तो वो भी यकीनन किसी न किसी तरह से, आप बिल्कुल सही करें, इन्वेस्टिगेशन अगर सही तरह से की जाए, एक सीरियस एक बड़ा मतलब संगीन वाकया हुआ है, तो यकीन अगर आप सही कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए मेन गेट वगैरह से, तो यकीनन लोग जो आसानी से पकड़े जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा बुरफा साहब ये बताइएगा, जामिया कराची कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 2 इसकी एंट्रेंस है, वहाँ पे कैमरास प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के बाहर कैमरास लगे हुए हैं, मॉनिटर करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ऊपर से आपको पता है लॉकडाउन है, यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है, तो लोग आ जा नहीं रहे, तो आराम से देखा भी जा सकता है, पकड़ा भी जा सकता है कौन है। आपको किसी पे शक है वैसे? नहीं, अभी यकीनन देखिए अभी चीजें यकीनन है, लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन। यकीनन आपको है, तो किस पे शक है वैसे आपको? यकीनन जो मतलब लोग वहाँ पे आएंगे उसमें यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं ना कि वो एक्सटॉर्शन कैटेगरी के लोग हैं, कुछ से पहले भी वो लोग आते रहे, धमकियाँ देते रहे, तो वो अभी इसमें प्रोसेस में है। मैं अथॉरिटीज को कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनको, कौन देता था बुरफा साहब? वो कुछ ऐसे लोग हैं एक्सटॉर्शन, देखिए यूनिवर्सिटी में ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह से मतलब यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बुरफत साहब कि ये स्टूडेंट्स के किसी जत्थे की कार्रवाई है? नहीं, हम देखिए अभी मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है देखें यूनिवर्सिटी में इस तरह के लोग इस तरह के वाक़यात मतलब आज नहीं हुए, इससे पहले भी होते रहे। आपको यकीन पता होगा डॉक्टर ओज को मारा गया इससे पहले। अच्छा, ये जो धमकियां हैं इनके बारे में बताइएगा, ये कितने अरसे से आ रही थी और क्या आपने इंतजामिया को बताया इसके हवाले से? जी मैंने बिल्कुल जी रिटर्न में अपने कंसर्न अथॉरिटीज को सारा तमाम चीजें बता दी थी। अच्छा, तो ये धमकियां आपने बोला कि कुछ ग्रुप्स की जानिब से आ रही थी, ये कौन से ग्रुप थे? ये स्टूडेंट्स के ग्रुप थे? ये कौन सा ग्रुप था जो धमकियां? ये बाज़ दफ़ा जो ये लोग हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के लिबादे ओढ़ के आते हैं, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स हैं, बाज़ दफ़ा नोन लोग हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी कोई भी लिबादा ओढ़ कर यूनिवर्सिटी में कोई भी शख्स आके, कोई भी ग्रुप आके आप लोगों को धमकियां दे सकता है? अब उनके कुछ अपने कुछ मकासद होते हैं, आई डोंट नो किस तरह के होते हैं, लेकिन अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने हमेशा इस तरह की चीज़ों, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट का बुनियादी मकसद ही यही है कि वायलेंस को ख़त्म करना है, अवेयरनेस देना है, बाखबर रखना है लोगों को क्राइम के हवाले से, करप्शन के हवाले से। तो ये तमाम हमारा मकसद बुनियादी ये जो लोग हैं वो शायद तशद्दुद को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तशद्दुद को, वायलेंस को, टेररिज्म को, करप्शन को। तो यकीनन इस तरह के जो लोग हैं जो नहीं चाहते कि इन मामलात को बात की जाए या इन मामलात को अवेयरनेस पैदा गया है, लोगों को बाखबर रखा जाए, तो यकीन इस तरह के लोग होंगे। साहब ये बड़ा वैसे चैलेंज हो गया आपके लिए कि अब देखना ये है कि क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबरा इस क्राइम को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुरफत साहब हमें वक्त देने के लिए, और बीत का एक बड़ा अछूता वाकया है शफात, और ये वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक यादगार केस स्टडी होगी जिसमें वो ये देखेंगे कि उनके अपने क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में जो इतना बड़ा क्राइम हुआ है, जिसमें वो रिजल्ट्स तक उन्होंने नहीं छोड़े, जिसमें उन्होंने थीसिस तक नहीं छोड़े, वो तमाम तो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड जो है वो लेके चले गए। सो कौन इसके पीछे पसीपुश कौन था मुझे नहीं पता, या कोई अंदर का आदमी था या कोई स्टूडेंट था, लेकिन वो बड़ा ही उस्ताद आदमी था जिसने ये हरकत की है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में अहम खबर शामिल करते चलें। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर की चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी से मुलाकात हुई है। चीनी कंपनियों के सरबराहान की भी चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी से मुलाकात, कोहाला पावर आज़ाद पतन पावर मनसूबों पर काम शुरू करने से मुतालिक बातचीत हुई है। मनसूबों पर जल्द काम शुरू करने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मनसूबों से $4 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हुई है। तवानाई के मंसूबे 1800 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। और अब आपको बताएं कि दुनिया में 30 करोड़ जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख अफराद या तो माजूर हैं
या पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं। खुसूसी अफराद के लिए कराची के एक शहरी ने एक मुहिम का आगाज किया है, आसानियाँ बेहतर जिंदगी के लिए नामी ये मुहिम जनवरी से शुरू हुई, ताहम कोविड-19 की वजह से इस फोरम से ही कोविड के मुतासिरीन को भी इमदाद फराहम की जा रही है। कई घरानों में राशन तकसीम किया गया। इस मुहिम का बुनियादी मकसद खुसूसी अफराद की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और उन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा बनाने में मदद फराहम करना है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोजेक्ट हेड जनाब जाहिद असगर साहब उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, जो कि आसानियाँ बेहतर ज़िंदगी के लिए इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब हमें वक्त देने के लिए। जाहिद साहब, पहले तो ये बताइएगा क्या मकसद है, क्या काम किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? जी शफात, अस्सलाम वालेकुम, मदिहा अस्सलाम वालेकुम। और मैं उन तमाम दोस्तों को और स्पेशली फैमिलीज़ को जिन तक ये पैगाम पहुंच रहा है आपकी प्रोग्राम की मदद से, उनको मैं सलाम कहता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू के लिए हमें मदऊ किया कि हम इसकी बातचीत करें। चूँकि इसमें पूरे माशरे को मिल के काम करना है, सारे इदारों को मिल के काम करना है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे। तो ये अच्छी बात है कि आज आप दोनों की मदद से हम इस प्रोग्राम की ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस अवेयरनेस का आगाज़ कर रहे हैं। देखिए, इस प्रोग्राम का जो असल मकसद है वो ये है कि वो मेरे दोस्त, वो मेरे शहरी, वो मेरे पाकिस्तानी जो किसी भी वजह से किसी, जैसे जिनको हम कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड हैं, कि वो इम्पेयर्ड देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या उनको कोई डिसेबिलिटी डिफरेंट तरीके की है, तो उनको हम कारामद शहरी कैसे बनाएं, ये और उनकी ज़िंदगी में आसानी कैसे पैदा करें। तो ये इस मुहिम का जो पूरा मकसद है वो ये है कि जो हमारे इस तरह के शहरी हैं उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए हम क्या करें ताकि वो एक सेल्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट शहरी बने, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और माशरे में कंट्रीब्यूट करें। तो दैट इज़ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। जी अच्छा जाहिद साहब, ये तो आपने बता दिया कि इस मुहिम का ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन ये मुहिम काम कैसे करती है? आप कैसे पहुंचते हैं ऐसे तमाम तर लोगों को जो कि पर्सन विद स्पेशल नीड्स हैं, जिनमें कहीं किसी न किसी की कोई डिसेबिलिटी होती है? जी देखिए, इसमें बेसिकली एक तो जब हम ये शुरू कर रहे थे तो हमारे जहन में ये था कि हम आप जैसे दोस्तों से, ARY से और बाकी जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करेंगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरे पाकिस्तान में, ताकि वो बहुत सारे काम जैसे एक्सेसिबिलिटी है, इंक्लूसिवनेस है, उसमें जब तक पूरा माशरा मिल के काम नहीं करेगा तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अच्छा, निचले लेवल पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कराची में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो ये काम कर रही हैं, गवर्नमेंट की अदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। हमने उन सबको मदऊ किया गवर्नर हाउस में और उसको चेयर किया पाकिस्तान की फ़र्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी ने कि जी हम सब मिलकर ये फ़ैसला करें कि हमने करना क्या है। वहाँ हमने ये लोगों को सेल किया नया आइडिया कि देखिए ये जो हमारे दोस्त हैं, डिसेबल्ड जो लोग हैं, ये अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया उसका हिस्सा हैं। अब हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम क्या करें कि इनको कारामद शहरी बनाएं और अपने पाँव पे खड़ा कर दें। तो उसके लिए 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत अहम हैं। जी। पहला ये कि वो सारे इदारे जो इस मामले में काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ऐसे दोस्तों के साथ जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते या उनमें कोई और इस तरह की जो इम्पेयरमेंट है, उन इदारों की कैपेसिटी क्या है कि वो इदारे जो हैं वो जो इस तरह के बच्चे हैं उन पे काम करें और वो काम ऐसा करें कि जो आज की दुनिया में ज़रूरत है, वो ऐसा काम करें कि जो आज बिज़नेस को ज़रूरत है। तो वो जो गैप है हम कोशिश करेंगे कि जब हम काम करें तो उस गैप को रिड्यूस करें। तो हमने क्या किया कि ये जो कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको मदऊ किया, इनसे बात की और इनसे बात करने के बाद उनको कहा कि जी हमें ये काम करना चाहिए, जो कि उन्होंने बहुत उसको अप्रिशिएट किया। अब उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड में हमने राशन बांटना शुरू किया तो मिसेस समीना अलवी ने मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन किया कि भाई आप डिसेबल्ड के लिए काम करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए क्या किया। तो वी केम अप विद दिस आइडिया कि जनाब हम इन ऑर्गेनाइजेशन से कहेंगे ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस कि आप हमें बताइए कि वो कौन से ऐसे नीडी हजरात हैं जहाँ तक ये राशन पहुँचना चाहिए। ऑब्वियसली ये बड़ा सिलेक्टिव प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डिफरेंट शहरों में ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, वो हमें लिस्ट भेजते हैं, उसको हमें हमारी टीम अप्रूव करती है
और इस पूरे जो प्रोसेस है राशन वाला ऑन ऑल पाकिस्तान बेसिस, इसमें हमारा पार्टनर है TCS कोरियर। तो हम TCS की मदद से, जैसे कराची में जो ब्लाइंड एसोसिएशन है, बीनाई के नाम से, सलमान उसको देखते हैं, तो उन्होंने हमें ईद से पहले कहा कि जी ये तोहफ़ा आप घर घर पहुंचाइए, उनकी ज़रूरत थी। हमने वो घर घर पहुंचाया। जो डिफरेंट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा कि जी आप ये हमें दीजिए, हम अपने जो लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हम उनको अपने इदारे में बुलाएंगे या उनके पास पहुंचेंगे, ताकि हम दोबारा वो लिंक क्रिएट कर सकें जो कोविड की वजह से टूट गया था। इसके अलावा यही काम हमने मुल्तान में किया, यही काम हमने रावलपिंडी में किया, अब इसी तरह जो बाकी शहर हैं उनके साथ भी ये बड़ा बेहतर तरीका है कि आप लोगों को कुरियर भेजते हैं जिससे उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उनको लगे भी कि उनके लिए कोई तोहफ़ा आ रहा है और उनको माशरे का करामत शहरी समझा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हम मौजूद रहने के लिए। जाहिद असगर साहब प्रोजेक्ट हेड थे। आसानियाँ सबके लिए कि ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो स्पेशली एबल्ड अफराद हैं, जिनको हमारे यहाँ माजूर अफराद कहा जाता है। ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, पुराने ज़माने का लफ्ज़ है। जो स्पेशली एबल्ड अफराद हैं उनको मुआशरे का अहम रुकन कैसे बनाया जाए, कारामद सिटीज़न कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करी। शहर में कई ऑर्गेनाइजेशंस काम करी और मेरे ख्याल में अब ये कल्चर जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इंक्लूसिविटी का, दिस इज़ प्रॉब्ली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मुआशरे को एक बड़ी मुस्बत सिमत में लेके जाए। बिल्कुल। और शफात, ये एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फाइनली हमने देखा कि हमारे सोसाइटी में एटलीस्ट अब छोटी सतह पे लेकिन चेंज आना शुरू हुआ है और हमने इनको एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहले से पहले हमने देखा था कि लोगों की राय जो थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन अब सर स्टीफन हॉकिंस को देख लें भाई। वधिया हमारा मुआशरा ना बड़ा इसने एक बड़ी लीप ली है पिछले चंद सालों में। एक ज़माना था कि जब माजूर बच्चों को ये कहा जाता था कि ये इनके वालिदैन ने कोई अल्लाह को नाराज़ किया होगा। नाउज़ुबिल्लाह ऐसी बातें हुई। आपने एक ज़माने की बात की, आपको पिछले साल की फ़याज़ हुसैन चौहान साहब की बात भूल गई? ओह यस, वो ज़हनियत पिछले साल भी उन्होंने बात की थी। एक वो ज़हनियत थी, तो अब वो ज़हनियत आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ती जा रही है और वो लोग सुकड़ना चाहिए और उनको लोग मुस्तरद करते जा रहे हैं। और ऐसे लोग जो कि बहुत माशरे में बेहतर चेंज ला सकते हैं, ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और लोग उनको पजीराई दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जनाब इस घंटे में भी बात करते हैं JIT के मुतालिक। एक बड़ा अहम हमने इंकिशाफात हुए हैं, हमने उन पर डिस्कशन किया। JIT कौन सी है, काफ़ी ज़्यादा भी इस पे सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो JIT असली थी जो कि अली जैदी साहब के घर पर किसी ड्रॉप करके चले गए थे, या वो JIT जो कि पब्लिक की गई है। सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। तो सबसे पहले ख़वातीन हज़रात बात करते हैं पिछले 4 दिन से जो मामला ज़ेरे गर्दिश है, और वो है JIT का। मंडे को, पीर को, सिंध हुकूमत ने एक JIT पब्लिक की थी, जिसमें बल्कि 3 JITs पब्लिक की थी, जिसमें जो उज़ैर बलोच की JIT थी उसके हवाले से कुछ इंकिशाफात सामने आए। जब अली जैदी अगले ही रोज़ एक और JIT सामने ले आए, जिसमें जो सिंध हुकूमत की पब्लिक की गई JIT थी उससे 2 दस्तखत कम थे, लेकिन सफ़ात तकरीबन 9 सफ़ात ज़्यादा थे। बिल्कुल शफात। और कल हमने देखा कि कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का 164 का बयान सबके सामने रखा और बोले, उज़ैर बलोच ने बताया है कि पीपल्स पार्टी के कहने पर कत्ल के बाद सर से फुटबॉल खेली, भत्ते की रकम आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को जाती थी। उनका एग्जैक्टली क्या कहना था मुराद सईद साहब का, आपको वो सुनवाते हैं। कुछ कहता है मैंने कत्ल करना था, कत्ल के लिए 3 पुलिस मोबाइल है मैंने जमा की, बंदे अगवा किए, पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, भत्ता उसूल के लिए मुसल्ला ग्रुप बनाए जो कि भत्ता उसूल करते थे। भत्ता जा रहा है जरदारी के बहन को। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा किया, वॉकआउट किया, कोरम की निशानदेही भी की गई, जिसके बाद शाजिया सुमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंका जो उन्हें नहीं लगा। ये वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें शाजिया सुमरो ने हेडफोन जो है मुराद सईद की जानिब फेंका। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने अली जैदी पर तनकीद की और बोले, क्या ये हो सकता है कि मोटरसाइकिल वाला आया, लिफाफा दे गया और आपने लहरा दिया, ऐवान को तमाशागाह ना बनाए। तो मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर ने उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं घर में वापस आया तो एक मोटरसाइकिल सवार ने एक लिफाफा मुझे दिया और उसमें ये 5 किस्म की
और क्या बात। कल हमारी तरफ किसी के घर में अगर कोई मोटरसाइकिल या साइकिल सवार आए और एक लिफाफा दे जाए, आपके बारे में अगर कसीदा गोई करे या शायरी कर दे तो कैसा लगेगा? क्या हम इसको अलाउ करें इस हाउस में? एक है जी इस पर तो दस्तखत नहीं है, दूसरे हैं इस पर 4 हैं, तीसरी है इस पर ये है। खुदा के लिए इस हाउस को तमाशागाह ना बनाएं। यकीन होता जा रहा है कि आप जानबूझकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बेइज्जती करवा दें। ऐसे अल्फाज इधर इस्तेमाल करते हैं कि यहां से फिर उनकी बेइज्जती की जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ द हाउस की यहां पर बेइज्जती हो। अगर आप इज्जत चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, आपके प्राइम मिनिस्टर की इज्जत हो, तो आप दूसरों के लीडरान की इज्जत करना सीखें। दूसरी जानिब निसार मुराद JIT में जुल्फ़िकार मिर्जा पर इल्जामात के दिफा में उनकी अहलिया फहमीदा मिर्जा सामने आ गई हैं। कल उन्होंने प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू के दौरान कहा कि उज़ैर बलोच को फरियाल तालपुर ने पाकिस्तान से निकलवाया था, और यही नहीं बल्कि उज़ैर बलोच को अमन का अवार्ड भी दे डाला था। कल के शो में उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, आपको सुनवाते हैं। 2009 में 10 अगस्त को डकैत का जो भी एनकाउंटर इन्होंने किया, इसी रहमान बलोच को किसने किया? जब 2008 में आपको कैंडिडेट इलेक्शन के लिए जा रहे थे, आप अमेरिका से कॉल करके कि उनका जलसे कराएं, उस पीपल्स पार्टी के लोगों की कैंपेन करें। मर्डर हुए, बाबू लाडला का हुआ, ये सब कब हुआ? ये तो 2012 और 13 में हुआ, उनके जाने के बाद हुआ। उस वक्त होम मिनिस्टर कौन था, उसका क्यों नहीं नाम लेते? फिर 2013 में फरियाल तालपुर साहिबा को CM को लेके गई हैं, और उससे पहले आप अपने MNAs, MPAs आप उनको लेते हैं जो उज़ैर के हाथ पे या उनके सामने ओथ उठाते हैं। मुझे नहीं पता था, आप बता दें, उज़ैर के घर चली गई, उधर से जाके उनको लीडर अमन का अवार्ड दे दिया। उन्हें नहीं पता था किसको अवार्ड दे रही हैं, किसको फिशरी में लगा के किससे फाइनेंसिंग करवा रही हैं, किसी को नहीं पता था। फिर 2013 में फिर यहाँ से निकाल भी दिया, उन्हें नहीं पता था कि कौन है। तो आपने सुना कि फहमीदा मिर्जा साहिबा काशिफ बासी के शो ऑफ द रिकॉर्ड में क्या गुफ्तगू कर रही थी। खैर, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर तजियाकार मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले शर्जील साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जब वफाकी वज़ीर ने जो उज़ैर बलोच का बयान था, जब वो पढ़ के सुनाया था, तो नसीबा चन्ना साहिबा ने उनकी तरफ हेडफोन उछाल के फेंके थे। ठीक है, एहतजाज करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन ये मुनासिब तरीका था कि आपकी खातून रुकने असेंबली हेडफोन्स उतार के उनको फेंके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं असेंबली में मौजूद नहीं था, नेशनल असेंबली में, और ये वाकया मैंने कल टीवी पे देखा है। अब मुझे पता नहीं कि असेंबली में क्या माहौल था, कौन सी गुफ्तगू किसी ने की। किसी भी गुफ्तगू में ये चीज़ पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि जो हुकूमत होती है उसका काम होता है, चाहे कौमी असेंबली हो, सूबाई असेंबली हो या सेनेट हो, वहाँ पे माहौल को बेहतर करना, जो भी ट्रेजरी बेंचेस में होते हैं, और वहाँ पे इस तरह की हीट ना हो, इस तरह की कोई लैंग्वेज गलत इस्तेमाल ना हो, और किसी की भी लीडरशिप के लिए कोई तरह की बात ना की जाए जिससे माहौल में हीट पैदा हो। और असेंबली का माहौल हमेशा बेहतर करने की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है कि उनके लोग हमेशा अपोजिशन से पहले बिजनेस डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। ये सारी असेंबलियों में होता है। हम भी असेंबलियों में 3 दफ़ा मैं मेंबर रहा हूँ। हमारी कोशिश यही होती है कि अपोजिशन को साथ लेकर चले और असेंबली के माहौल को बेहतर से बेहतर किया जाए। माहौल को डेफिनेटली बेहतर रखना चाहिए शर्जील साहब, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब आते हैं ज़रा JIT के मामले की तरफ। JIT सिंध हुकूमत ने जो दी है, ज़ाहिर है वो ऑफिशियल JIT है, लेकिन जो अली जैदी साहब ने JIT दी है उसमें कुछ सफ़ात ज़्यादा हैं और बड़ी अहम मालूमात मज़ीद मौजूद है। ये दोनों JITs में फ़र्क क्यों है, और आपके नज़दीक ये जो अली जैदी साहब की JIT है इसके ऊपर 4 दस्तखत मौजूद हैं, तो ये JIT क्यों मौजूद नहीं है सिंध हुकूमत के पास? देखिए जी शफात साहब, अर्ज मेरा ये है कि अली जैदी साहब कोई सिर्फ सियासी लीडर या रहनुमा नहीं है, वो एक जिम्मेदार वफाकी वजीर है, और जिम्मेदार वफाकी वजीर के पास जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको वो डिस्कस करना चाहें फ्लोर ऑफ द असेंबली में या टीवी मीडिया पे भी, तो एज ए वफाकी वजीर के हिसाब से करना चाहिए। एक अली जैदी साहब ये फरमाते हैं कि जी मेरे घर पे मोटरसाइकिल से कोई आया, कोई लिफाफा दे गया, और उस लिफाफे को मुझे अब यकीन समझकर मुझे हर फोरम पे डिस्कस करना है। दिस इज नॉट द वे। वो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, वो राइटिंग में जिसके भी सिग्नेचर्स हैं
उन इदारों से वो मांग सकते हैं वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि कॉपी जब पड़ती है तो सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनसे मांग सकते हैं, हुकूमत से मांग सकते हैं, अदालत में जाए वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई बंदा मोटरसाइकिल उड़ा के कुछ लिफाफा दे गया और मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें मैं इस पूरे अटेंशन को डाइवर्ट कर दूं, असल मसला क्या है इस वक्त? मैं आपको थोड़ा सा आपका टाइम दूंगा। इस वक्त मुल्क का असल इशू क्या है? कोविड सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त इशू क्या है कि इलेक्ट्रिक बड़ा इशू है, हेस्को बड़ा इशू है। इस वक्त इशू क्या है? बेरोजगारी बड़ा इशू है। आपको ये लगता है शरजील साहब कि ये इन इश्यूज से डाइवर्ट करने के लिए ये टैक्टिक यूज किया जा रहा है? 100% ये गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली इसको, ठीक है, मैं मजहर अब्बास साहब की तरफ चलता हूँ। मैं शरजील साहब आपकी तरफ आता हूँ, पूरा टाइम दूंगा आपको। मैं शरजील साहब अपना मजहर साहब की तरफ आता हूँ। मजहर साहब, 2 JITs हैं, एक अली जैदी साहब के पास है, एक सिंध हुकूमत ने पब्लिक की है, लेकिन जो अली जैदी साहब की JIT है इसमें कुछ मालूमात ज्यादा है, बड़ी अहम नौइयत की मालूमात है। खासतौर पर पहले पैराग्राफ में जब कहा जा रहा है कि JIT के 2 हिस्से हैं और दूसरा हिस्सा तब दिया जाएगा कि अगर उसकी जरूरत पड़ी। आपको क्या लगता है कि क्या मामला हुआ और सिंध हुकूमत के पास जो JIT आई उसमें पैसे, उसमें सफ़े कम क्यों है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अली जैदी साहब खुशनसीब हैं कि उनको जो लिफाफा मिला उसमें JIT रिपोर्ट थी। मुझे 2007 में जो लिफाफा मिला था उसके अंदर गोलियां थीं। ये सूरत हाल देखिए पिछले इस मुल्क में, अभी शर्जील मेमन साहब कह रहे थे कि आज का मसला क्या है। मैं इस मुल्क में इस शहर में तकरीबन 39 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। इन 39 साल में मेरे नज़दीक इस शहर का सबसे बड़ा मसला और शायद इस मुल्क का भी सबसे बड़ा मसला जुर्म, सियासत और कारोबार का मिलाप है। और उसने इस शहर को ख़ास तौर पे तबाह करके रख दिया है। और इतना कनाइमेंस, और इसके अंदर बदकिस्मती से पुलिस की कनाइमेंस और हमारे रियासती इदारों के कुछ गलत फैसले, इन सब ने इस शहर को ख़ास तौर पे और इस सूबे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब आ जाएं इस सवाल पे कि कौन सी JIT दुरुस्त है। देखिए JIT कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूट नोटिफाई होती है वो JIT होम डिपार्टमेंट से। वो मेंबरान का तकर्रुर करते हैं, वो नोटिफाई करते हैं और फिर वो JIT कंप्लीट होती है और वो सबमिट होती है होम डिपार्टमेंट में। अब जो प्रॉब्लम इधर है वो ये कि सिंध गवर्नमेंट ने एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की। उस JIT में उन्होंने 7 मेंबरान के दस्तखत हैं और वो उन्होंने उस हाई कोर्ट में जमा करा दी, उस बेंच के सामने जमा करा दी जिसने उनको ऑर्डर किया था कि आप JIT पब्लिक करें। अब मेरे ख्याल में अली जैदी साहब से गलती कहाँ हुई? अली जैदी साहब से बुनियादी गलती ये हुई कि देखिए, आपका कानून ये कहता है कि अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ आपको मिले या आपके इल्म में कोई ऐसी बात आए जिसमें आप समझते हैं कि इसमें कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। और दूसरा काम अली जैदी साहब को फौरी तौर पे ये करना चाहिए था कि उन्हें वफाकी वज़ीर दाखिला से रब्ता करना चाहिए था। यानी पब्लिक में आने से पहले वो कम से कम इन चीज़ों को ज़रूर उन्हें करना चाहिए था। फिर तीसरी बात, और जो मेरा ख्याल है आगे चल के बहुत अहम होगी और अली जैदी साहब के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, वो ये कि जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दी कि JIT को पब्लिक किया जाए, तो उनके पास ये लिफाफे वाली JIT मौजूद थी। उन्होंने क्या सिंध हाई कोर्ट को ये एतमाद में लिया कि जी मुझे ये एनवलप मिला है, इसके अंदर ये JIT हैं, मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो काइंडली असली JIT को पब्लिक किया जाए। वो क्या वजह है कि उन्होंने हाई कोर्ट को ये नहीं इन्फॉर्म किया कि उनके पास एक JIT मौजूद है, उनके पास एक ये बड़ा मामला हो सकता है सर, ये वाकई बड़ा मामला हो सकता है। शर्जील साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब एक तासुर है, आप उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे, आपको तो बड़ा बेहतर तौर पर अंदाज़ा होगा कि उस वक्त कराची के क्या हालात थे। ये जो तासुर है कि जनाब उज़ैर बलोच को सियासी पुश्तपनाही हासिल थी और उस वक्त सिंध के चुनिंदा अरकान, जिनमें अब्दुल कादिर पटेल साहब का नाम आ रहा है, निसार मुराई साहब को, डॉक्टर निसार मुराई साहब के हवाले से तो एक और JIT मौजूद है, उस जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का नाम मौजूद है। इस तासुर के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको शफा साहब एक बात बड़ी ईमानदारी से और नेक नीयत से बताऊं, और मुझसे ज़्यादा इन सब चीज़ों का पता जो है वो मदर साहब को है।
मदर साहब की ज़रा वो इस शहर में और सहाफत कर रहे हैं, वो बहुत सीनियर और एक मोतबर साहब हैं। लियारी की मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगा कि लियारी पीपल्स पार्टी का पुराना एक गढ़ था और पीपी शहीद से लेकर भुट्टो साहब से लेकर और आखिर तक पीपल्स पार्टी के साथ लियारी रहा। अनफॉर्चुनेटली लियारी में ये गैंग्स जो है वो बनाए गए या बने, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, मैं 2008 से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और मुख्तलिफ गैंग्स बनकर वहाँ पे सबसे बड़े में बड़ा कारोबार मंशियात का शुरू हुआ और मुख्तलिफ गैंग्स ने ज़रा फिर वहाँ पे जैसे उन्होंने कहा कि फिर वहाँ पेनिट्रेट भी करना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश ये थी कि लियारी से लोग आम हो और उस इलाके में एक्सेस बिल्कुल सही हो। 2008 की इलेक्शन में ही हमारे एक वहाँ पे एमपीए और एक बड़े पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन रफीक इंजीनियर साहब वहाँ से एमपीए बने और मिनिस्टर भी बने। इस बीच में हालात ये हो गए कि रफीक इंजीनियर साहब जो लियारी से एमपीए बने वो लियारी में जा नहीं सकते थे, उनको अपना घर शिफ्ट करके सीएम हाउस के पीछे सरकारी घर हैं मिनिस्टरों के। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलाका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो इलेक्टेड कैंडिडेट था वो अंदर एंटर नहीं हो सकता था, ऐसे हालात थे। एग्जैक्टली मैं बताऊं कि वो लियारी से जीते और फिर उनके घरों को चलाए गए रफीक इंजीनियर साहब के, उनके घर पे उनको थ्रेट थे, उनको लियारी से बाहर शिफ्ट होना पड़ा। उसके बाद फिर रफीक इंजीनियर साहब का इंतकाल हुआ बीमारी की वजह से। उसके बाद मुझे याद है कि हम खुद उनके जब दफनाने के लिए जनाज़े नमाज पढ़ने के लिए लियारी गए तो किस तरह के माहौल था और किस तरह में पुलिस को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि उनके वहाँ जनाज़े नमाज पढ़ने दिया जाए। तो लियारी में इस तरह की चीज़ें थी। और अच्छा, ये आप ही का दौरे हुकूमत था जहाँ पर लियारी के हालात काफी ज्यादा खराब रहे और अगर आप ये बोलें कि वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं था तो इसका मतलब है जो वजारत दाखिला का है वहाँ पे कहीं ना कहीं नाकामी में आ जाती है। अच्छा, मुझे हम जीआईटी के हवाले से बात करें, शर्जील साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि 2 जीआईटी के हवाले से बात हो रही है, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा मुझे तो टाइम दे ताकि ये शॉर्ट आंसर नहीं था मेरा। जी जी जरूर। थोड़ा था। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि सबकी कोशिश ये थी कि जब ऑपरेशन हुआ तो आप पूरी अपने क्राइम रिपोर्टर से पूरी डिटेल लें। सबसे ज्यादा दौराना ऑपरेशन का था कि सबसे ज्यादा जो रोज रेड पड़ते थे वो लियारी में ही किए गए। उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि पूरे कराची को अमन हो, लेकिन लियारी भी ज़्यादा फोकस था अमन हो। अब आप अगर जो पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात करते हैं, इसी उज़ैर बलोच से मौलाना तारिक जमील की तस्वीर भी मौजूद हैं। लेकिन उन्हें इनको शील्ड्स नहीं दी ना शर्जील साहब, उन्होंने उनको इनामात नहीं दिए, उनके बड़े बड़े जलसों में वो गए नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा बेटा है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, आपकी जो जीआईटी अली रजी साहब की शायद उसमें कहीं लिखा हुआ है, मैं टीवी पे देख रहा था, मैंने नहीं देखी अभी तक। उसमें ये लिखा हुआ है कि जी पीटीआई और एमक्यूएम ने भी राब्ता किया उज़ैर बलोच से कि वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। मकसद सारी पॉलिटिकल पार्टी का क्या था कि जी लियारी पे सियासत करना और वहाँ पे कुछ लोगों का जो कंट्रोल था, कंट्रोल को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा ऑपरेशन 2-4 एक ऑपरेशन हुआ था चौधरी असलम साहब की सरबराही में। उससे पहले भी एक लियारी में ऑपरेशन हुआ था। तो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट थी जो चाहती थी कि वहाँ पे लोगों को डिफाम किया जाए और लोगों से हथियार लिए जाए ताकि लोग वहाँ पे अपनी पीसफुल जिंदगी गुजार सकें। सही। तो आप शर्जील से भाई, आप तो उस जमाने में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बड़े नज़दीक थे। जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब लंदन गए थे एमकेएम कायद एमकेएम के खिलाफ सबूत लेकर, तो उस वक्त भी आप उनके साथ थे। आपको अब जैसे ये तासुर आ रहा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने पुष्पनाई की थी, तो आप तो उस वक्त बड़े मतलब फर्स्ट हैंड विटनेस थे सारे मामलात के, तो आपको क्या लगता है, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कंप्लीटली नफी कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पूरी पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी और एक डिसीजन भी मेरा नहीं था, सारे डिसीजन के ऊपर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो थी वो ऑन बोर्ड थी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली की थी जिसमें उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था एज ए मिनिस्टर वर्क्स एंड सर्विसेज, होम डिपार्टमेंट उनसे पहले ले लिया गया था, लेकिन जब रिजाइन किया तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बदील में थे। सुबह को 7:30 बजे का टाइम था। सबसे पहला फोन उन्होंने मुझे किया था। अच्छा। और मुझे कहा था कि मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ क्योंकि लियारी में ऑपरेशन शुरू हो गया है। ये मैं चौधरी असलम साहब के ऑपरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो 2012 का ऑपरेशन था। अच्छा, मैं मज़ीद साहब आपके पास आना। जी जी हाँ, तो उस वक्त सबसे पहले मैंने उनकी वाइफ को ही कॉल करके बताया था जी मिर्ज़ा साहब को मुझे फोन आया है, वो बदील से आ रहे हैं, वो रिजाइन करने जा रहे हैं और उनका जो ऑब्जेक्शन है मिर्ज़ा साहब का वो यही है कि जी लियारी में ऑपरेशन शुरू हो रहा है। अब वो ऑपरेशन जो है गवर्नमेंट ने जब लियारी के हालात खराब हुए तो वहाँ पे ऑपरेशन बिल्कुल शुरू किया
और यही वजूहत सारी चीजों की थी कि हम चाहते थे कि पूरे कराची में अमन हो, पूरे कराची अमन में। लेकिन उसके बावजूद देखा गया कि उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर भी थी, उनकी महफिल में भी जाते रहे, उनको शील्ड्स भी देते रहे, उनसे मोहब्बत का इजहार भी जो है वो करते रहे, उनको तोहफे तोहफ़े भी देते रहे, तो उनको तोहफे तोहफ़े लेते भी रहे। मैं ज़रा मज़हर साहब के पास जाना चाहती हूँ। मज़हर साहब, अब ज़रा अवाम काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी। लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने जो GIT जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को पढ़ के सुनाई है, जो बयानात पढ़ के सुनाए हैं, वो सही है या फिर सिंध हुकूमत ने जो कि पब्लिक की है वो सही है? देखिए, पहले मैं शर्जील मेमन साहब की थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ। जी जी। उन्होंने सिर्फ रफ़ीक इंजीनियर का नाम लिया, उन्होंने लियारी के MNA नबील गबोल का नाम नहीं लिया। जिन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से ये दरख्वास्त की थी कि आप बहुत गलत फैसला कर रहे हैं, पीपल्स अमन कमेटी या उज़ैर बलोच के ज़रिए लियारी में अमन कायम करने की बात जो कर रहे हैं, जो उनके बकौल जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम था उसको आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन के तौर पे लेकर आ रहे हैं। और यही गैंग वॉर थी जिसकी वजह से रफ़ीक इंजीनियर भी उधर नहीं जा सकते थे और नबील गबोल भी उधर नहीं जा सकते थे। लेकिन जो कराची में मसले का हल निकाला, वो उसने ज़्यादा मसले को पेचीदा कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का गलत फैसला था जिस तरह का 92 के ऑपरेशन के वक्त फैसला किया गया था कि जी एक मिलिटेंट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट कर दो या उसे खड़ा कर दो। ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी का सबसे, मेरे समझता हूँ 2008 से 2013 तक जरदारी साहब का सबसे ज़्यादा गैर सियासी फैसला था। इसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने जो कुछ भी किया, ये हो नहीं सकता कि जरदारी साहब को इसका इल्म ना हो, जरदारी साहब को इसकी तायीद हासिल ना हो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उसको होम मिनिस्टर बनाया था। अगर जरदारी साहब से ज़्यादा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की आदत, उनके जज्बात, उनके इमोशन, उनकी आदत को कोई नहीं जानता था। तो ये सब कुछ जानते हुए उन्होंने उनको वज़ीर दाखिला बनाया सूबाई, और कोई 1.5-2 साल, और उसके बाद शोएब सडल साहब को IG के तौर पे वो लेकर आए। लेकिन शोएब सडल साहब बहुत जल्दी वापस चले गए, इसलिए कि वो समझ बैठे थे। उन्होंने मेरा ख्याल है ये इतराज़ किया था कि ये जो सिलसिला है कि उस वक्त MQM के MNAs और MPs की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी, और फिर इस पे इख्तलाफात हुए और फिर वो वापस चले गए। तो मेरा ख्याल है जो लियारी के मसले का हल निकाला पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद आप देखें कि लियारी से पीपल्स पार्टी सियासी तौर पे कितना नुकसान हुआ। यानी 2013 का इलेक्शन तो आप जीत गए, लेकिन 2013 में जो लोग MNA MPs लियारी से मुंतखब हुए, उनके बारे में यही इत्तला है कि उनको उज़ैर बलोच की तायीद हासिल थी। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी न सिर्फ MNA का इलेक्शन हार गई, और वो भी बिलावल भुट्टो हारे, बल्कि पीपल्स पार्टी नीचे के MPs की सीट भी हार गई। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है उस जगह के लियारी के पुराने सियासी लोगों से जाके आप बात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो फैसला हुआ था 2008 में, इसका सबसे ज्यादा जो सियासी नुकसान हुआ वो पीपल्स पार्टी को हुआ। बिल्कुल, उसके रिपोर्टेशन पीपल्स पार्टी को खुद फेस करना पड़े। मज़हर साहब, एक मुझे बात बताइएगा, जैसे अभी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो GIT के मामले पे उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी गवर्नमेंट के दरमियान जो मामला था वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो गए। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही कि उनकी GIT असली है, तो फिर क्या वो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब को अदालत नहीं लेके जा सकते कि जी जो इन्होंने जी देखिए, ऑलरेडी जो उज़ैर बलोच पे मुकदमात हैं वो सब के सब चालान हो चुके हैं। उनमें कहीं भी को अक्यूज के तौर पे, और ये 164 का स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहा। तो मुझे नहीं पता, जो कोई तकरीबन 56 केसेस हैं जो ऑलरेडी चालान हो गए हैं, उसमें कहीं को अक्यूज जो है, जो नाम अब सामने आ रहे हैं, वो एज ए को अक्यूज वहाँ शो नहीं किए। वफाकी हुकूमत कर क्या सकती है? वफाकी हुकूमत एक दरख्वास्त दे सकती है उन अदालतों में, क्योंकि बहरहाल ATC जो है, ATC के जजेस जो है वो वफाक वो करती है, तो वो एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी ये जो GIT है, इसमें जो नाम आए हैं, या ये जो 164 का स्टेटमेंट है, इसको एक सप्लीमेंट्री चालान के तौर पे पेश किया जाए। वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो वो रास्ता ले रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी ये केसेस पेंडिंग हैं। बल्दिया फैक्ट्री का केस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्लोजिंग आर्गूमेंट पे है। निसार मुराई के केस का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो किस स्टेज पे, लेकिन उज़ैर बलोच के भी ऑलरेडी केस जो है वो उधर हैं। और जहाँ तक मेरी
कल मैंने रात को मुझे नहीं किस हद तक दुरुस्त है या नहीं कि उज़ैर ये गए थे जेल के बाद, वो अब सुना है कि वापस जो है वो मिलिट्री अथॉरिटीज की कस्टडी में जो है वो मदीर कैंट शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसको ऑफिशियली तरदीद होती है, तस्दीक होती है, लेकिन इस पीपल्स पार्टी को अपने इस 2008 से 2018 तक का जो खासतौर पे 2011 तक की जो पॉलिटिक्स रही है, उसमें पीपल्स पार्टी को ये जायजा लेना चाहिए कि वो अमन कायम करने आए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये जायजा लेना चाहिए कि वो अमन कायम करने आए थे या अमन के हवाले से एक मसाइल खड़े करने। बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद, बात कर रहे थे हम आने वाली JIT के हवाले से। और अब जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अगर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का अली ज़ैदी साहब की जानिब से जारी की जाने वाली JIT में नाम मौजूद है तो फिर क्या किया जाएगा GDA और PTI के अलायंस का और कैसे ये आगे बढ़ेगा। एक अहम खबर शामिल करते चले, वफाकी वजीर अली ज़ैदी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आज़म ने कोरोना के आगाज़ पर पेशगोई की थी, आवाम को भूख से बचाना उतना ही अहम है जितना कोरोना से महफूज रखना। एहसास एमरजेंसी कैश ने हमें इस तबाही से बचा लिया है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी ट्वीट किया और उनका कहना है कि दुनिया के लिए अब कोरोना के मुकाबले भूख ज़्यादा तशवीशनाक हो गई है। भूख से मुतासर इलाके दुनिया के लिए बाइस तशवीश हैं। यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान कहते आए हैं। तवक्को है कि तमाम तनकीद करने वाले अब तस्लीम करेंगे कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दूरअंदेशी पर मबनी और दुरुस्त था। मुकम्मल लॉकडाउन कभी भी ऑप्शन नहीं था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। ब्रेक में जाने से पहले JIT के हवाले से बात हो रही थी। शर्जील इनाम मेमन साहब और मारूफ तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कुछ कमी की वजह से हम ज़रा मजहर अब्बास साहब के तज्जिए पर शर्जील साहब को मौक़ा भी लेना चाहते थे, लेकिन ज़रा थोड़ा वक्त कम है। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे और दोबारा इस पर बात करेंगे। अब मदिहा आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल जी, मैंने क्या किया इस पूरे मामले में, आप मुझे बताएं कि बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या है। बच्चों को JIT से कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ। बच्चों को इस वक्त महंगाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों को तालीमी इदारे खुलने से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या है? शफात, ये तो आपने बच्चों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। बच्चे अब यही परेशान हो रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाए और कहाँ जाके अपनी फरियाद सुनाए, क्योंकि मवेशी मंडी जो लगी है शफात, आपको पता है ना, बच्चे तो विंडो शॉपिंग करने के लिए भी जाते थे। बच्चों को दाखिला कर दिया ममनू और मवेशी अभी लोग ख़रीद के भी नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि लोग अभी भी तजब्जुब का शिकार हैं कि मवेशी ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्या करें। तो इसलिए आप उनका गुस्सा तो बजा है ना शफात यहाँ पर। जी जनाब, मवेशी मंडियों में बच्चों का दाखिला ममनू है और SOPs जो हैं वो मवेशी मंडियों ने जारी कर दिए हैं। उसमें कोई जो वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं, कोई शख्स हाथ धोए बगैर दाखिल नहीं हो सकता। सोशली डिस्टेंट रहने की, लोगों को समाजी फासला, फ़िज़िकल फासला रखने की हिदायत भी जारी की गई है और जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ताकीद की गई है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब अब ज़रा इस हवाले से आगे बढ़ें। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा मवेशी मंडियों का रुख करते हैं कि इस वक्त मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है। कराची के वाले से बात करेंगे, लाहौर पेशावर के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रा चलते हैं कराची, जहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो सजाई गई है। तो अफजल परवेज़ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये बताएगा कि मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बच्चों को आने की इजाज़त भी मिली या नहीं मिली? जी शफाहत मदिया, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। 1000 एकड़ पर कायम 48 ब्लॉक पर मुश्तमिल इस मवेशी मंडी में 7 लाख कुर्बानी के जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। मंडी इंतजामिया के मुताबिक अब तक 65,000 से जायद कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं। एक SOP बनाई गई थी, उस SOP के तहत बाकायदा तौर पर मंडी में आने वाले अफराद को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 1000 एकड़ पर मुश्तमिल ये मवेशी मंडी है। यहाँ शिकवा करते नजर आते हैं व्यापारी। आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर स्प्रे वाला कुछ नहीं आता है, नहीं आता है। बोला है लेकिन सरकार का काम है वो करे,
मैंने आया तभी तो कुछ नहीं है। परेशान उधर तो नहीं लाइट है, न पानी है, न कुछ है। कितना कचरा पे है, कितना पानी पे है, कोई नहीं देख रहा है, न कोई इंतजामी बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, कोई सहूलत वहाँ पर लिए नहीं है। जो पिछले साल 1500, इस साल 1800, 1900, 2000 से एक जानवर की जगह ली थी। 7300 रुपए का एक सिंगल ट्रक मिलता है। जी बिल्कुल, ये थे वो व्यापारी जो बाकायदा तौर पर शिकवा करते नजर आए हैं मंडी इंतजामिया के हवाले से। बताया जाता है कि 400 गज के प्लॉट की यहाँ वैल्यू तकरीबन 1,75,000 है, जबकि 200 गज के प्लॉट की कीमत जो है 80,000 रुपये बताई गई है। उसके साथ साथ देखा जाए तो पानी के कई मसाइल नजर आते हैं। कुर्बानी के जानवरों को मुकम्मल तौर पर पानी फराहम नहीं किया जा रहा। एक ड्रम 550 तो किसी को 350 में फरोख्त किया जा रहा है। छोटा कनस्तर जो है 150 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बड़ा पानी का टैंकर है वो 7,300 में फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी अफजल परवेज। इस वक्त मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो हमने वहाँ पे ज़्यादा ग्राहक जो नहीं आए, लेकिन से बात काफ़ी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी में लाहौर पेशावर में जान लेते हैं। जी जनाब, लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। और पेशावर से हमारे नुमाइंदे उस्मान अली मौजूद हैं। पहले लाहौर का जिक्र करते हैं। जी अलमास भाई बताइएगा क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? कोई आ रहे हैं ख़रीदार, कोई रश नज़र आया? शफात, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने जहां मुल्क के बाकी जो कारोबार हैं उनकी इकानमी को तबाह किया है, इसी तरह यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि ये मंडी है या बेचारे जो व्यापारी हैं वो 1 महीना हो गया यहाँ पे आके बैठे हैं। उनके अखराजात रोज़ के अपने पर भी हो रहे हैं, जानवरों का जो चारा है वो भी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाहक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो जो छोटे जानवरों के व्यापारी हैं, ये वो वाली मंडी है शाहपुर कांजरा। शफात, आपने लाहौर में ये देखी होगी, ये 12 महीने चलती है और ये लाहौर के निवाह में, लाहौर से शहर से बाहर बनाई हुई मंडी है। यहाँ पे बड़ा जानवर अभी तक नहीं आया। यानी बड़े जानवर में बछड़े होते हैं, वो होते हैं, ऊँट होते हैं और गाय भैंस इस तरह की। जो छोटा जानवर है वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और उसका भी गाहक नहीं है। बड़े जानवर सारा साल चलते रहते हैं क्योंकि कसाई हजरात बताएगा कि तकरीबन अब 20 दिन तो ईद को आने में रह गए हैं। ये व्यापारी यहाँ पर तकरीबन को 1 महीने से मौजूद है, तो बड़ा जानवर अभी तक क्यों नहीं आ पाया? बस वही उन्हें ख़तरा है कि जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं एक दफ़ा मंडी में, तो जैसे अफजल ने बताया कि उन्हें यहाँ पे आके बड़े अखराजात करने पड़ते हैं। एक तो वो प्लाट लेना पड़ता है जहाँ पे वो पूरे महीने का वो अखराजात देंगे। उसके अलावा उनके ज़ाती अखराजात बहुत होते हैं और जानवर सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता है कि उनको इतनी सख्त गर्मी में उन्हें पानी और चारा इस तरह का पिलाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक खौफ था सब पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कोरोना का खौफ है वो सिर्फ लाहौर में है और लाहौर में इतने ज़्यादा केसेस हैं, उसकी वजह से उसका मेन जो असर हुआ मैं अलमाज में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। मुझे बताएं रेट्स क्या हैं इस वक्त, जो क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का ज़्यादा तासुर तो ये है कि इस दफ़ा बजट ज़रा टाइट है तो हम बड़े जानवर में हिस्सा डाल लें, तो बड़ा जानवर आया नहीं है मंडी में, तो रेट्स बकरों के क्या है? अब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल है। जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो गाहक कम होंगे और जब गाहक कम होगा तो रेट भी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो छोटा जानवर है, छोटे जानवर के इस पे इतने अखराजात हो चुके हैं कि वो शायद उनको समझ नहीं आ रही कि ये घाटे में ये जानवर बेचें या क्या करें। लेकिन उसके बावजूद रेट इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं अगर रेट इतना ज़्यादा नहीं है, जानवर अपने कैमरामैन से मुतासर हो चुकी है। इल्मास खान हमारे नुमाइंदे में लाहौर से आगाह कर रहे थे। ज़रा पेशावर का रुख करते हैं और पेशावर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान अली। उस्मान, ये बताएगा कि आप इस बार पेशावर में मवेशी मंडी कहाँ सजी है और साथ में क्या जो पेशावर में मवेशी मंडी है उसके हालात भी कराची और लाहौर की मवेशी मंडी जैसे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो रिंग रोड पर वाक़या है उसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ख़रीदार यहाँ पर मौजूद थे। सुबह का टाइम है लेकिन इस वक्त भी पेशावर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो शहरी आए थे तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तो ईद में टाइम भी है, दिन बाकी है कुछ और ये है कि जो
रेट है वो ज़्यादा है। वो यही शिकवा कर रहे थे कि रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जानवर को देखते हैं लेकिन अभी खरीदने की क़ुव्वत अच्छा उस्मान, आपके पीछे जो बैल है वो आपके साथ वो भी कैमरे को देख रहे, जरा पूछे तो सही व्यापारियों से कि जो उनके साथ इतना बड़ा जानवर है इसकी क्या प्राइस है? जब इसकी प्राइस की हमने पूछा तो इनका कहना था कि ये 1,50,000 तक जो है इसकी कीमत है। ये जो बैल यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो यहाँ पर और भी है, उनका कहना था कि जो बैल यहाँ पर है बड़े बैल भी मौजूद है जिसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक यहाँ पर बैल मौजूद है जिसकी कीमत है। तो इस वक्त लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और देख कर फिर जा रहे हैं कि कीमत ज़्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले में कुछ 60,000 रुपए ज्यादा है। ये इस वजन का जानवर तो तकरीबन 90,000 तक मिल जाता था। 10 से 15,000 रुपए जो है कीमत में इजाफा हुआ है। और ये उनका कहता है कि हर साल जब भी हम आते हैं तो पिछले साल की निस्बत कीमत इतना ही बढ़ जाता है रेट्स की। अगर बहुत शुक्रिया जी। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, अलमाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने लाहौर, कराची, पेशावर की मंडी का अहवाल आपको बताया। और इस वक्त जो सबसे खुशहाल मंडी लग रही है वो शहर पेशावर की और वहाँ के आप बैल देख रहे हैं कितने खुश है, वो भी कैमरे में देख रहे थे। और तो उस्मान अली के पीछे से जो बैल है वो देख रहा था कैमरे को, बड़ा खूबसूरत बैल था। लेकिन भाई 1.5 लाख शफात उसकी प्राइस है, तो मतलब आगे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों की क़ुव्वत खरीद मुतासर हुई है, कैसे खरीदेंगे ये? मुझे लगता है वापस मुझे लगता है कि शायद वहाँ पेशावर अभी कोरोना नहीं पहुँचा। हालांकि अगर हम डेथ रेट के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट है वो शहर पेशावर का है। लेकिन आपने देखा जितने शॉर्ट सेल उस पर भी हमने किसी को जो है ना ऐसा सिवाय हमारे रिपोर्टर के मास्क हमने पहने हुए नहीं देखा। लेकिन लाहौर की मंडी देख के मुझे लिटरली थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि ये सारा साल सजी रहती थी मंडी और इसमें इस वक्त आजकल के दिनों में अच्छा खासा रश होता है। बिल्कुल, और बड़ी इसकी रौनकें ही और होती थी। खैर जी, अभी हम आपको बताएं कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे और अद्वियात की कमी नहीं है, ये कहना है चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफसल का, जो कि कहते हैं कि कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वबा में बतदरीज कमी आ रही है। As far as testing, I think we are good. As far as ventilation is concerned, we are good. As far as oxygen is concerned, we are good. We are still improving. We are doing whatever is to be done. I believe that we are on a right path, and we are likely to have some good results in coming days. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब बात करते हैं जनाब भारत के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली ने जनाब एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि एशिया कप कैंसिल हो गया है, और उसके बाद वाकई ऐसा हुआ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रवां साल सितंबर में पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को मुलतवी कर दिया। अब आपको बताते चलें कि कोरोना के मुश्किल हालात में भी राशिद नसीम का हौसला कम नहीं हुआ। राशिद जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की खुसूसी इजाज़त लेकर भारत का एक जो है ना एक रिकॉर्ड था, प्रभाकर रेड्डी का उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ना था। और इससे पहले उन्होंने 3 रिकॉर्ड तोड़े थे उनके, और अब उन्होंने एक और रिकॉर्ड उनका तोड़ दिया। बिल्कुल जी, राशिद साहब ने 5 किलो वजन बांधकर 3 मिनट में 152 बार घुटने के वार टारगेट पर मारकर नया रिकॉर्ड बना लिया है। और राशिद के इंफरादी रिकॉर्ड्स की तादाद अब 56 हो गई है, यानी कि 56। मोहम्मद राशिद का जो अगला हदफ है वो आलमी रिकॉर्ड की सेंचुरी बनाना है। और इसी वाले से बात करने के लिए गिनीज वर्ल्ड नाम बनाने वाले कराटे मास्टर राशिद नसीम साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। राशिद साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब। ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से 56 रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम कर लिए, ये आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? मुसलसल तैयारी कर रहे होते हैं मेरे हवाले से क्या? जी बिल्कुल, जब 2013 में 14 के अंदर मैंने अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो उसके बाद से मैं मुसलसल जो है वो प्रैक्टिस में हूँ। और तकरीबन जो है वो डेली की रूटीन है, 4 से 5 घंटे जो है वो मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और यही वजह है कि मैं अब तक जो है वो मार्शल आर्ट की जो है वो बेतहाशा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप माशाल्लाह 56 रिकॉर्ड तो बना लिए हैं, तो मजीद कितने रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद हैं और मजीद कितने रिकॉर्ड तोड़ने हैं आपने? 56 जो है वो रिकॉर्ड है मेरे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, और जबकि जो मेरी एकेडमी है पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, उसने जो है वो अब तक 73 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिए। तो मेरा जो नेक्स्ट हदफ है वो पहला जो टारगेट है मेरा वो 100 रिकॉर्ड कंप्लीट करने का है। इंशाल्लाह ताला मैं मेहनत कर रहा हूँ और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है वो 100 रिकॉर्ड। राशिद अपने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं आपने अपने? अपने रिकॉर्ड तो रोजाना प्रैक्टिस में हम तोड़ते हैं, क्योंकि जब एक दिन रिकॉर्ड जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर उससे अगले दिन जो है वो हमारा फिर टारगेट होता है कि आज अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि अब असल में तो मेरा मुकाबला खुद के साथ ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पूरी दुनिया को तो मैंने जो मार्शल आर्ट के जो एथलीट्स हैं उनको तो मैं बीट कर ही रहा हूँ, लेकिन अब सबसे ज्यादा बड़ा मसला यही है कि मुझे अपने आप को बीट करना जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा टारगेट आपने अपनी ही कारकर्दगी को किया हुआ है। अच्छा बताएं, बबाकर रेड्डी के तो आपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, अब आगे आपके जहन में कौन कौन से ऐसे नाम है जो कि आपने सोचा कि आपने इनका रिकॉर्ड ब्रेक करना है? देखें जी, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो रिकॉर्ड्स हैं, वो अभी एक दुनिया के जो सबसे सुपर फिट एथलीट हैं उनका नाम है पैडी डॉली, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनको सुपर फिट दुनिया का सबसे जो है इंसान करार दिया हुआ है। अभी मैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिन्होंने 1 आवर में जो है 29,000 जो है वो पंचेस जो है वो किए हुए। तो इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि पैडी डॉली के जो रिकॉर्ड है उसको इंशाल्लाह ताला मैं ब्रेक करूं इंशाल्लाह। इनक्रेडिबल। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आप इसी तरह रिकॉर्ड तोड़ते रहें, पाकिस्तान का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद नसीम साथ मौजूद रहने का। और अब इसी हवाले से मिक्स मार्शल आर्ट्स का एक और शोबा है जनाब वोशू और कुंग फू, उनके मरकजी जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह अचकज़ई ने शोबे खेल में गरां कदर खदमात पर सदारती अवार्ड का हसूल जो है उसके हवाले से उनका मुतालबा सामने आया है और बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स के हलकों ने उसकी सिफारिश कर दी है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अख्तर गुलफाम ने रिपोर्ट तैयार की है जो आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान से खिलाड़ी आते हैं, फिर उनको हम चुन चुन के खिलाड़ी ला करके उसे कौमी टीम बना के फिर इंटरनेशनल सतह पे बेचते हैं। 147 टीमें थी, उसमें भी हमारे शागिर्दों ने सिल्वर ब्रोंज मेडल लेके आए थे। पाकिस्तान के लिए अमानुल्लाह अचकज़ई की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ी अमानुल्लाह अचकज़ई के लिए इनकी खिदमत के सिले में इनके लिए सदारती अवार्ड की सिफारिश कर रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। अब आपसे ख़वातीन हज़रात इजाज़त चाहने का वक्त हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर के दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफ़िज़।